हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ के जो एनसीईआरटी बुक्स है, इतिहास सब्जेक्ट है, और उनके पहले ही अध्याय है जहाँ से स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो पहला अध्याय है जहाँ पे उस अध्याय का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ और कैसे के बारे में हमको जानना है, जो कि क्लास सिक्स्थ के इतिहास का चैप्टर, इतिहास का जो पहला ही चैप्टर है। इसमें पहला आता है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। तो इतिहास के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो ये तो शुरुआत है। तो शुरुआत में क्या क्या हुए थे, कोई घटना, कैसे लोग आगे बढ़े, इन सब के बारे में इसमें जानेंगे। पहला है कि लोग कहाँ रहते थे। बहुत बढ़िया सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे। अभी है तो लोग घर बना कर रहते हैं या पक्के के घर में रहते, लेकिन पहले क्या होता था कि घर नहीं हुआ करता था। तो लोग कहाँ रहते थे, सोचने वाली बात है। तो भारत के कुछ ऐसे स्थान हैं या इस दुनिया के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लोग पहले रहा करता था। इसमें पहला स्थान है नर्मदा नदी, जो कि इंडिया की एक नदी घाटी है, और पुरातत्व विभागों से पता चला है कि वहाँ पे लोग रहा करते थे। तो आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले लोग इसी नर्मदा नदी की घाटी में रहते थे, और यहाँ के लोग जो कि कुशल संग्राहक थे तथा जंगलों से इन्हें विशेष परिचित था। जितने भी जंगल थे उनसे ये भली भांति क्या थे, परिचित थे। उनके लिए भोजन की बात करें तो पेड़ पौधे के जड़ खाते थे या फल खाते थे, ये सब इनका भोजन था। और आखेट संग्रह क्या करते थे, वो शिकार करते थे और भोजन खाया करता था। तो एक तो पहला नाम हो गया नर्मदा नदी की घाटी, जो कि पहला स्थान था। इसी तरीके से अगला जो स्थान आता है सुलेमान एवं केथर पहाड़ी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है, पाकिस्तान वाले इलाके में। वहाँ की बात करें तो आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि चीज़ों को क्या करते थे, पालते थे, पशुपालन किया करता था। ठीक है, अगला है कि यहाँ के लोग गांव में भी रहते थे। तो यह एक क्या था, एक ग्रामीण इलाका था जहाँ के लोग क्या होते थे, गांव या कस्बा बनाकर रहा करते थे। तो ये इलाका ग्रामीण इलाका हुआ करता था। तो सुलेमान केथर पहाड़ी के बीच में रहता था। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला स्थान आएगा वो स्थान है सिंधु एवं इनकी सहायक नदी। भारत के उत्तरी इलाकों में जिस सिंधु नदी तंत्र है, तो उस नदी तंत्र तथा उनकी सहायक नदी के किनारे पे लोग रहा करते थे। तो सिंधु एवं इनकी सहायक नदी के किनारे में आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इसी नदी के किनारे में एक नगर का विकास हुआ था, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता होगा। और एक होगा जो मेहरगढ़ की सभ्यता, वो मेहरगढ़ होगा, वो नगर के बारे में बताया जाएगा। इसकी सहायक नदी एवं समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पहले हुआ था, जबकि इस नदी के किनारे में 4700 वर्ष पूर्व, जबकि समुद्री तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके आगे अगला है गंगा और सोन नदी के किनारे में। तो भारत में गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे में गंगा के दक्षिणी भाग में के आसपास वाले इलाके को मगध नाम से जाना जाता था। अब आप आगे पढ़िएगा जनपद के बारे में, जहाँ पे एक मगध महाजनपद आएगा। यही जनपद मगध के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। यहाँ के शासक क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, जो कि आगे अगले जो चैप्टर आएंगे उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थान था जहाँ पे लोग क्या करते थे, रहा करते थे। पहला था कि नर्मदा नदी वाला, दूसरा जो कि सुलेमान केथर पहाड़ी, और तीसरा जो सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदी के किनारे, और चौथा है जो गंगा एवं सोन नदी के किनारे में लोग रहा करते थे। यहाँ की जीवन शैली क्या था, इसके बारे में बताया गया है। उसके अगला जो टॉपिक है वह है कि आरंभ में यात्रा के कारण क्या हुआ करते थे। तो पहले लोग एक दो जगह नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, घूमा करते थे। तो क्यों घूमते थे, इसके बारे में। तो जिस स्थान पे वो घूमा करते थे, जाया करते थे, उस स्थान में था कि महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना वो जाया करता था।
तीसरा था कि हिमालय वाले क्षेत्र में भी जाते थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत को भी पार करके जाते थे, और रेगिस्तान वाले इलाके में भी जाते थे। लेकिन क्यों जाते थे, इनका कारण क्या था? कारण की बात करें तो पहला कारण था कि काम के तलाश में जाते थे, और अभी भी लोग जाया करता है काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले भी लोग क्या करते थे, काम की तलाश में जाया करते थे। अगला था कि सेना द्वारा दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने हेतु भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। पहले क्या होता था कि एक राजा जब दूसरे राजा से युद्ध करते थे तो अपनी सेना को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे, ये भी उनका कारण था। उसके अगला था कि जो धार्मिक गुरु थे वो क्या करते थे, शिक्षा के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। और उसके जैसे कि कोई रोचक जगह हुई, कोई अच्छी जगह हुई जहाँ के वहीं की खोज के लिए लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। तो ये कारण था कि लोग पहले आरंभ में क्या करते थे, यात्रा किया करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। तो यही कारण था जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और घूमा करता था। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है कि हमारे देश के नाम। तो हमारे देश के क्या है, कई नाम है। इसमें भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो पहले बात करते हैं भारत की। तो ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीला, जो भरत नामक कबीला था, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और भी है कहानी जिसमें वायु पुराण के अनुसार बताया गया है। तो वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के जो पुत्र हुए थे भरत, उनके नाम पर क्या पड़ा है, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद अगला है इंडिया। इंडिया इंडस शब्द से निकलता है। इंडस शब्द है जिससे क्या निकलता है, इंडिया निकलता है, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु, जिसे कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो कि यूनानी ग्रीक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, यूनानी ग्रीक के द्वारा यह बताया गया था। उसके बाद अगला आता है हिंदुस्तान। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा था और तब से इसका नाम क्या पड़ा है, हिंदुस्तान पड़ा है। और भी कई नाम है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, जो कि आर्यों के निवास स्थल के नाम पर कहा जाता है। तो कुछ ऐसे नाम है इंडिया के फेमस जिसमें भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जो कि फेमस नाम से इसको हम जानते हैं हम अपने देश के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। इस पर चर्चा करना है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पुरानी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उसके बारे में जानना पड़ेगा, या कोई पुरानी पुरातत्व विभाग का जो सामग्री होगा उसके बारे में पता लगाकर हम अतीत के बारे में जानेंगे। कहता है कि अतीत के बारे में लिखी पुस्तकों को पढ़ना या ढूंढने से क्या होती है, हमें अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। कहता है ये हाथ से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, पहले क्या होते थे, हाथों से लिखा जाता था, तो जो भी हाथ से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहा जाता था। और इसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, जो कि इंग्लिश में इस पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। ये साधारणतः तार के पत्ते होते थे, भोज नामक पेड़ के छाल पर लिखे जाते थे, या भोज पत्तर पर लिखे जाते थे, जो कि भोज खाने वाला जो पत्ता आता है उस पर लिखा जाता था। पांडुलिपियाँ की बात करें तो पांडुलिपियाँ मंदिरों और विग्रहों से क्या होता था, प्राप्त होता था। पहले जो पांडुलिपि हाथ से लिखे होते थे उसे रखने के लिए पहले कोई संग्रहालय नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसलिए वो क्या होते थे कि वो किसी मंदिर या विग्रह वाले जगह में क्या होते थे, छुपा कर रख दिया जाता था जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। पांडुलिपि से हमें जानकारी मिलती है धार्मिक व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि दवाइयाँ के बारे में तथा विज्ञान के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। पुरानी ऐसी कितनी सारी पुस्तकें है जो कि हमें धार्मिक व्यवहारों के बारे में बताता है, राजाओं के जीवन के बारे में बताता है, औषधि दवाई के बारे में तथा विज्ञान से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। पांडुलिपि की भाषा की बात करें तो यह संस्कृत भाषा, तमिल भाषा और प्राकृतिक भाषा, जिसमें प्राकृत भाषा जो कि आम लोगों की भाषा थी, गाँव की भाषा थी,
वो प्राकृतिक भाषा में मिला करता था। तो अतीत के बारे में जानकारी के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, जिसमें पांडुलिपि को पढ़ना पड़ेगा जो हाथ से लिखा था, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता था। ठीक है, तो इन सभी से हमें क्या मिलती है, अतीत के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारा अतीत किस प्रकार का था, वहाँ पे कैसी घटना हुई है, क्या क्या घटना हुई है, कैसे कैसे बीते हैं, जिसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। ठीक है, इसके अगला जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते थे, कहता है कि वे लेख जो पत्थर अथवा धातु की अपेक्षाकृत लिखे होते थे, जैसे अपेक्षाकृत लिखे होते थे उस पर जो धातु होते थे या किसी पत्थर पे क्या होते थे लेख लिखावट किया जाता था, उसको हम अभिलेख कहते थे। अभिलेख क्या होता था कि शासकों द्वारा आदेश था, जो कि शासक द्वारा क्या होते थे जो भी आदेश दिया जाता था उसको उस पर लिखवा दिया जाता था, ताकि लोग उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद क्या करें, उनका पालन करें। मतलब एक ही जगह लिखा होता था और जहाँ पे लोग क्या करते थे, पढ़ते थे उन आदेशों को, जिसको सूचना पट के नाम से भी आप कह सकते हैं। अभी का जो सूचना पट है पहले अभिलेख के नाम से हुआ करता था। कुछ अभिलेख राजा अपने कार्यों के विवरण को भी यहाँ पे लिखा करता था। जब वो युद्ध जीत के आते थे तो क्या जीते, किसका जीत हुआ, इस सभी की चर्चा वो क्या करते थे, अभिलेखों पर किया करता था। तो अभिलेख इस तरीके से होता था। अगला है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब होता है कि अतीत में बनी जो पत्थर ईंट की इमारतें हो या अवशेष हो या चित्रों तथा मूर्ति का जो अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। और इन्हीं पुरातत्वविद के कारण ही हमें क्या होती हैं, इतिहास के जो पुरास्थल स्थान होते हैं, अवशेष होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। यहाँ पे लिखा है कि औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और जानवरों के अवशेष आदि का भी अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, जो जानकार होते हैं इतिहासकार, उसे पुरातत्वविद जो पुरातत्व के बारे में जिन्हें जानकारियाँ मिली होती है उसके बारे में जो अध्ययन किया कराता है वो कौन होता है, पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, अगला है अतीत एक या अनेक। इसके बारे में चर्चा करनी है। अतीत क्या है इसके बारे में। यहाँ पे अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी अतीत का शब्द का प्रयोग हुआ है जो किस रूप में हुआ है, बहुवचन के रूप में हुआ है। अलग अलग लोग इस इतिहास के बारे में अलग अलग मानी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके इस इतिहास के बारे में क्या होती है, अलग अलग मानी है, अलग अलग कथन है, अलग अलग कहना है। जिससे कि पशुपालक के ऋषि है जो है वो व्यापार और शिल्प से किस प्रकार भिन्न है, इन सभी के बारे में बताया गया है। इस नियम के लोग, उस समय के लोग क्या करते थे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार एवं अलग अलग रीति रिवाज का भी पालन करते थे। क्या होता है कि कहते हैं जैसा देश और वैसा भेष, तो उसी प्रकार से उस समय लोग क्या करते थे, अलग अलग हिस्से में अलग अलग व्यवहार एवं अलग अलग रीति रिवाजों का क्या करते थे, पालन किया करते थे। ठीक है, तो ये बताया गया अतीत की एक है या अनेक, इस पर छोटी चर्चा। अगला है कि तिथियों का मतलब क्या होता है। देखिए इतिहास में दो प्रकार की तिथि होती है, एक आप देखते होइएगा ईस्वी और ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ईस्वी। दो होते हैं। ईस्वी ईस्वी होता है कि अंग्रेज़ों ने इसे इंग्लिश में एडी कहा जाता है, मतलब एनो डोमिनी का नाम से जानते हैं, एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में एनो डोमिनी अर्थात शॉर्टकट में एडी कहते हैं, अर्थात कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को हम एडी के नाम से जानते हैं। और एडी को कभी कभी इसी के नाम से भी जानता है। इसी का मतलब होता है कॉमन एरा। इसी तरीके से एक है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को कहते हैं इंग्लिश में बीसी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्टस। और कभी कभी इसी बीसी को बीसीई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो दो होते हैं, एक होता है ईसा पूर्व और दूसरा होता है ईस्वी। ईस्वी का मतलब जानेंगे कि जिसे इंग्लिश में एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्टस होता है, और बीसी को ही कहीं कहीं बीसीई के नाम से जानते हैं, तो बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। और एडी को हम ए मतलब कि कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है कि लास्ट है, थोड़ा एक नोट है, इस नोट के बारे में हम चर्चा करते हैं।
इसमें दिया हुआ है कि कृषि का जो आरंभ हुआ था, कुछ डेट लाइन है, तो डेट लाइन के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और सिंधु सभ्यता का पहला नगर जो कि 4700 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का पहला नगर कब हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। जो हम पढ़े थे कि सिंधु नदी एवं इनकी सहायक नदी के किनारे में 4700 वर्ष पूर्व में जो नगर का विकास हुआ था वह एक सिंधु सभ्यता ही था। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आगे अगले चैप्टर में पढ़ना है। गंगा नदी घाटी में नगर मगध बड़ा राज्य था। गंगा नदी की घाटी में नगर की बात किया जाए, नगर और मगध क्या था, बहुत बड़ा राज्य था, जो कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।